बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। जो 2.5 साल में एक जहाज का किराया नहीं दे सके, वो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का कर्जा उतार दिया गया है। जो ये दावा कर रहे हैं कि उनका दामन बिल्कुल साफ है, उनकी हुकूमत स्कैंडल से भरी पड़ी है, खजाना भी खाली नजर आता है लेकिन दामन भी साफ है। तो फिर पूछने वाले ये पूछते हैं कि हंडिया कौन चाट गया। इस मुल्क में हकीकत कम, अफसाने ज्यादा है। एक वक्त था जब एक हकीकत और एक अफसाने से काम चल जाता था, मगर अब हकीकत का तो इल्म नहीं लेकिन अफसानों की भरमार है। ताज़ा तीन अफसाने का नाम ब्रॉड शीट है, जो फ्रॉड शीट लगती है। नवाज शरीफ के सिंगापुर में $1 अरब का अकाउंट भी अफसानों की तहलीक निकला है। एक तवील अरसे से करप्शन के किस्से, कहानियां और अफसाने कौम को सुनाए जाते रहे हैं और उन्हें हकीकत के तौर पर पेश किया जाता है। हर मामला, हर इशू इस तरह पेश किया जाता है जैसे कोई बहुत बड़ा मामला हो। रोज नया ड्रामा, रोज नई कहानी सुनने को मिलती है। एक मिसाल है कि मजवेज के कोड़ी लई दुध तुवी गए ते डैश डैश चुकनी पई। अब जिन्हें 5.8% ग्रोथ रेट पर मोइशत डूबती नजर आ रही थी, वो 0.4% ग्रोथ रेट पर इत्मीनान के हलकोरे लेते नजर आ रहे हैं। और बिजली की कीमत में रोज इजाफा। आज भी हुकूमत ने बिजली की कीमत में ₹1.95 इजाफे का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। तो पनामा केस से लेकर ब्रॉडशीट केस तक पाकिस्तान की तारीख अफसानों से भरी पड़ी है। फिर भी हम जैसे नासमझ लोग ये दुहाई दे कि इनमें से कुछ निकलता क्यों नहीं। हर इशू इतना बड़ा इशू होता है लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो अफसाना होता है। तो फिल्मी कहानियां, ड्रामे हमारी सियासत का हिस्सा नजर आते हैं। ब्रॉडशीट और फॉरेन फंडिंग केस हकीकत है या अफसाना है, मगर इसने सारी कौम को आगे लगा रखा है। और लगता यूं है कि यही दो बड़े इश्यूज मुल्क को दरपेश हैं और अगर ये हल ना हुए तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है। इसने सारी कौम को आगे लगा रखा है। हुकूमत ब्रॉडशीट को लेकर बगले बजा रही है और हुकूमत का मकसद ये है कि फॉरेन फंडिंग केस में कुछ भी नहीं है, वो अफसाना है, जबकि ब्रॉडशीट में बहुत कुछ है जो उनके सियासी मुखालफिन की धज्जियां उड़ा सकता है। दूसरी तरफ अपोजिशन है जिसका मौकफ ये है कि फॉरेन फंडिंग केस एक तल हकीकत है जिसमें दुश्मन लाबी के फंड की मदद से खास साहब इक्तदार में आए थे, जबकि ब्रॉडशीट झूठ का पुलंदा है, फ्रॉड है। तो मुल्क के खुदादाद में सबसे बड़ा अलमिया यह है कि सच और झूठ में तमीज करना मुश्किल हो चुकी है। आम आदमी को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, और जो भी बोलता है वो इतने वसूख, एतमाद और तरीके से बोलता है कि वो सच लगता है। जिन फोरम्स पर सच और झूठ के फैसले होते रहे हैं, अब वो फोरम बिल्कुल सुम्मन बुकमन उम्युन बने हुए हैं। बादी नजर में फॉरेन फंडिंग केस और ब्रॉडशीट केस दोनों हुकूमत के गले पड़े हुए हैं और चीखें आसमान तक सुनाई दे रही हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने ब्रॉडशीट के मामले पर चेयरमैन नैब को वजाहत के लिए बुलाया तो हुकूमत सटपटा उठी कि नैब के चेयरमैन को क्यों बुलाया जा रहा है। वो हुकूमत जो आइन और कानून की पासदारी, अदालतों और उनके फैसलों के एहतराम और शफाफ तहकीकात के दावे करती हुई नहीं थकती, उसकी इस बात पर चीखें क्यों निकल रही हैं कि चेयरमैन नैब को क्यों बुलाया गया है और कायमा कमेटी ने क्यों बुला लिया है। इसलिए कि उस कमेटी के चेयरमैन जावेद लतीफ का ताल्लुक मुखालिफ सियासी जमात से है और कायमा कमेटी के चेयरमैन का सिर्फ यह मौकफ था कि चेयरमैन नैब आकर यह वजाहत दे कि ब्रॉडशीट को क्यों अरबों रुपए दिए गए। लोग भूखे मर रहे हैं और हम लाखों रुपए एक इदारे को दे रहे हैं। जावेद लतीफ का मौकफ यह था कि ब्रॉडशीट के हवाले से चीजों पर रियासत को शर्मिंदगी हुई है, एक इदारे की गलती की वजह से अवाम के अरबों रुपए अदा करना पड़े। नैब ने बार बार इस केस में अपना मौकफ बदला है। लंदन हाई कोर्ट का फैसला आया कि गलत अकाउंट में पैसे चले गए, तो नैब कैसे बहकावे में आ गया कि गलत अकाउंट में पैसे चले गए। तो चेयरमैन नैब आकर बताए कि ये सब कब और किसके दौर में हुआ। तो वफाकी वजीर सेनेटर शिबली फराज इस पर भड़क उठे। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है और ये वो कमेटी 45 दिनों में काम मुकम्मल करेगी। इंक्वायरी के नतीजे में तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे।
हमें अपने पैसे से गर्ज है, हमारा पैसा गया क्यों? तो शिबली फराज ने कहा कि इस तरह एक इदारे के सरबराह को नहीं बुलाना चाहिए। चेयरमैन नैब का क्या राब्ता इस कमेटी के साथ बनता है? अगर चेयरमैन नैब को बुलाना है तो फिर बाकी किरदारों को भी बुलाए। कल को कोई कमेटी साबिक वज़ीर-ए-आज़म को भी बुला सकती है। तो इजलास के दौरान चेयरमैन कमेटी और वजीर इत्तलात के दरमियान नोक झोंक होती रही। तो लगता ही कि हुकूमत इस मामले में नैब का मुकम्मल तौर पर दिफा कर रही है। तो कमेटी का जो यानी एक कमेटी ने चेयरमैन नैब को बुलाया और उसका इजलास मुलतवी कर दिया गया। तो नैब के मामले पर हुकूमत के लगता ही कि पर जल रहे हैं। अब सवाल यह कि ब्रॉडशीट केस में जो हुकूमत स्टैंड ले रही है उसके मुताबिक इसमें शरीफ खानदान के बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। एक मौकफ ये इख्तियार किया गया कि शहबाज शरीफ ने एक जमाने में नैब के साथ कोई $73.5 लाख की कोई प्ली बारगेन की थी और उसके बाद वो हुकूमत में आए और उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने वो केस सुना और पैसे शहबाज शरीफ को वापस दिला दिए। तो ये अदालत का फैसला था जिसने उस प्ली बारगेन को और नैब के उस कंडक्ट को गलत करार दिया। ये मुशर्रफ दौर में शरीफ खानदान की जायदादें प्लेज की गई थी, उन्हें रिकवर कराने के लिए पैसे दिए गए थे। तो इस केस को हुकूमत इसलिए उछाल रही है कि अगर शरीफ खानदान करप्ट नहीं था तो उसने नैब को पैसे क्यों दे? तो इस मामले की भी वजाहत तो नैब के चेयरमैन कर सकते हैं या नैब का इदारा कर सकता है। लेकिन हुकूमत इस पर ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान रही है, ना उस पर नैब के चेयरमैन को बुलाने दिया जा रहा है। और जहां तक ब्रॉडशीट का ताल्लुक है तो नैब के जो फाउंडर है उनके बारे में कहा जाता है कि वो नैब के खुद मफरूर मुलजम है। हकीकत यह है कि नैब का मामला हो, ब्रॉडशीट का मामला हो या फॉरेन फंडिंग केस का मामला हो, तमाम मामलों में लगता यूं है कि पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है क्योंकि हकायक इतने गड़बड़ हैं, कहीं भी कोई क्लैरिटी नहीं है। ना कोई फोरम क्लैरिटी दे रहा है, ना हुकूमत या अपोजिशन क्लैरिटी देने में कामयाब हो रही है। तो एक बार फिर कौम एक हकीकत और एक अफसाने की बजाय कई अफसानों में उलझ कर रह गई है ताकि ना गवर्नेंस पर सवाल उठ सके, ना हुकूमत की कारकर्दगी पर कोई बात हो। तो जिसका ये हाल हो, यानी हुकूमत ने एक अच्छा काम किया था, वो था करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया था। और अभी स्टेट बैंक की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके मुताबिक करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो एक बार फिर बढ़ चुका है। नवंबर में हम $513 मिलियन सरप्लस में गए थे तो हुकूमत ने बड़ी बगले बजाई थी। लेकिन अगले ही महीने यानी दिसंबर में इंपोर्ट बढ़ी है और हम $662 मिलियन के खसारे में चले गए। तो ये एक जो काम किया था ना, वो भी हुकूमत ने जो है वो उसको पानी डाल दिया, इंपोर्ट बढ़ा दी है। अब गंदम भी इंपोर्ट हो रही है, चीनी भी इंपोर्ट हो रही है, तो एक बार फिर हम इंपोर्ट पर लग गए हैं। तो ये मामला फिर वही चला जाएगा। तो अब ये जितने बड़े बड़े केसेस हैं इस पर वो कहते हैं एक जमाने में हमने सुना था 100 मोटो नोटिस लिए जाते थे तो कुछ ना कुछ हकीकत निकल आती थी। अब तो वो भी नहीं हो रहा। तो कौन सी हकीकत है, कौन सा अफसाना है, इसका अंदाजा आपको खुद ही लगाना है। और फॉरेन फंडिंग केस और ब्रॉडशीट केस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं हुकूमत के तर्जमान अली नवाज अवान। देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म के मामून खुसूसी भी है कि वो हुकूमत का क्या मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। वॉच दिस। फंडिंग इमरान खान को हो रही है इंडिया में से, और बम्बे अटैक्स के बाद नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि हमें हाउस अपना घर ठीक करना पड़ेगा, ये दहशतगर्द पाकिस्तान से गए। इंडियन फंडिंग हमें हो रही है और कुलभूषण सिंह का नाम नवाज शरीफ साहब के मुंह से नहीं निकल रहा। फंडिंग हमें हो रही है और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मिलने से नवाज शरीफ इनकार कर रहे हैं। फंडिंग हमें हो रही है और मोदी को शादी पे नवाज शरीफ साहब बुला रहे हैं। फंडिंग इंडियन हमें हो रही है, पर्सनल बिजनेस टाइज जंदाल के साथ हमारे हैं, और फंडिंग हर जगह से हमें हो रही है और एनआरओ 2 दफा नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी ले रही है। अजीब सा डायनामिक्स है उस्ताद साहब। उसके बाद बहुत ठीक बात की, पाकिस्तान की इज्जत को 2 चांद लग गए थे जब शाहिद खाकान अब्बासी एज प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका गए तो उनके कपड़े उतरवाए गए थे। माशाल्लाह बड़ी इज्जत दी इन लोगों ने पाकिस्तान को। उसके बाद आ जाते हैं बनी गाला की बात हुई, किस तरह बनी गाला चलता होगा, नौकरों के पैसे, क्योंकि नौकरशाही से तो ये बाहर निकल नहीं सकते, नून लीग का माइंडसेट है। तो 1500 रियाल स्टाइपेंड पे जो बंदा लेता हो वो पूरा रायमंड का महल चला सकता है। तो
तो खान साहब तो खुददार आदमी है, इज्जतदार आदमी है, तनख्वाह पे चल सकते हैं, उनकी तो कोई ऐसी नहीं है, ना उन्हें गाड़ियों का शौक है, ना महंगी महंगी घड़ियों का शौक है, ना एवनफील्ड का शौक है। उनको शौक है पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए। वो क्या भी ये कह रहे हैं कि अब यहूदी लॉबी ने पैसे, आज वो भी एक्सपोज हो गया। वो बंदा कहता है जिसका नाम है आसिफ चौधरी कि 200 $750 मैंने भेजे, जिसका उसके पास रिकॉर्ड भी है। और उससे आगे चलते हैं, हम तो स्टे पे नहीं, हम तो ये नहीं कहते कि इस अदलिया के अंदर बुत बैठे हुए हैं, हम तो उनका हर फैसला मानते हैं। हमने 4 हल्के खुलवाने थे, कमीशन की रिपोर्ट आई, हमने एक्सेप्ट की। आपके लिए स्पेशल सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना, उसके बाद JIT बनी, फिर इंप्लीमेंटेबल का, आज तक पूरा दुनिया आपके सामने आ चुकी है। और आज भी आप लोग क्या कहते हैं, डिसोन कर। देखिए, नवाज शरीफ का भारत के साथ मामला फॉरेन फंडिंग के मामले से बिल्कुल मुख्तलिफ था। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनकर भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते थे। यानी जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर अपने नेबर कंट्री के साथ, रूस, चाइना, ईरान, तुर्की, इन सब से उन्होंने तजारती मुआहदे करने की कोशिश की। नवाज शरीफ की जो पॉलिसी थी उसके मुताबिक वो जो खित्ते के ममालिक थे, जो नियर अबाउट थे, उन पर ज्यादा फोकस करना चाहते थे। अमेरिका और यूरोप के साथ ट्रेड पर इंहिसार करने की बजाय वो मुकामी मंडियों से तिजारत चाहते थे। ये एक नया कॉन्सेप्ट था। तो उन्होंने आके इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो खान साहब का मामला ये है, उन पर जो इल्जाम ये है कि वो भारतीय लॉबी से फंड लेकर वज़ीर-ए-आज़म बने। तो ये मुख्तलिफ मामला है, वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले और वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद की कहानी है। नवाज शरीफ ने मुल्क के सरबराह की हैसियत से वो इख्तियारात इस्तेमाल किए, जबकि खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात दिलाए गए। नवाज शरीफ भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाहिशमंद थे, इसमें कोई शक नहीं। उनका ख्याल ये था कि कोर इश्यूज पर गुफ्तगू शरीफ के साथ दोनों ममालिक में तिजारती ताल्लुकात बढ़ेंगे तो मुल्क तरक्की करेंगे। बदकिस्मती से वो उस वक्त मामले में उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट को कॉन्फिडेंस में लेने में नाकाम रहे और स्टैब्लिशमेंट में उनके खिलाफ ये यानी बात बढ़ती रही या उनके खिलाफ ये तासुर फैलता रहा कि नवाज शरीफ उन्हें बाईपास कर रहे हैं और बाला ही बाला पता नहीं इंडिया से क्या ताल्लुकात चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के इंडिया के साथ बहुत से कोर इश्यूज है, कश्मीर, सर क्रीक और इस तरह के पानी के इश्यूज और बेतहाशा इशू है जो कि कोर इश्यूज है। तो वो इशू हल किए बगैर अगर भारत के साथ बात करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं शक का दायरा फैलता है अगर एस्टेब्लिशमेंट लूप में नहीं है। तो उसके बाद मोदी अचानक पाकिस्तान आ गए और बगैर सिक्योरिटी के आगे नवाज शरीफ के घर चले गए, उनके साथ भारतीय खुफिया इंटेलिजेंस के सरबराह भी थे। तो ये सारे वो काम थे जिससे बहुत सारी गलतफहमियों ने जन्म लिया। स्टैब्लिशमेंट के लिए बड़ा तकलीफदेह अमल था कि उन्हें लाइन में रखा जा रहा था या उन्हें इत्मीनान भी नहीं लिया गया। इसके बाद जब स्टैब्लिशमेंट ने अपना रिएक्शन दिया, ये कहीं ये फील हुआ, तो नवाज शरीफ थोड़ा सा पीछे हटे और उन्होंने अपना रुख चीन की तरफ कर लिया और सी पैक के ऊपर जोर लगाना शुरू कर दिया। अब सी पैक चूंकि इसमें चाइना शामिल था, चाइना इंडिया का दुश्मन है, इंडिया और चाइना की आपस में लड़ाई है, तो फिर इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी की जिनमें बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी हुई, बहुत सारी दहशतगर्दी हुई। उसके फिर इसी दौरान खान साहब भी फॉर्म में आ गए और उन्होंने इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया, 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया, सड़कों पे आए, इस्लामाबाद के बैठ गए। तो नवाज शरीफ बड़ी हद तक प्रेशर में आ गए, उन्होंने हालात से कंप्रोमाइज कर लिया और इंडिया वाला चैप्टर तो उन्होंने क्लोज ही कर दिया। लेकिन भारत ने सी पैक मनसूबे के खिलाफ पूरे जोर लगाया, पूरा काम किया, बलूचिस्तान में हालात खराब किए और दहशतगर्दी के बहुत से वाकयात रूनुमा हुए। तो ये सारा मामला है। इसमें जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने इंडिया के साथ पहल की थी। जैसे खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने मोदी को फोन किया था, ताल्लुकात बेहतर करने के लिए किया था। यह अलग बात है कि मोदी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। तो ये सारे मामले, फॉरेन फंडिंग का मामला ये है कि कोई जमात प्लानिंग करके या किसी मनसूबाबंदी के, मैं नहीं कहता, लेकिन ये इल्जाम है। तो इसमें भी जैसे नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाए जाते रहे, खान साहब पे भी इल्जाम लगे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनके ऊपर भारत से ताल्लुकात का इल्जाम था, खान साहब पे इल्जाम ये कि उन्होंने इक़्तिदार में आने से पहले भारतीय और यहूदी लॉबी से कोई उनसे फायदा उठाया या उन्होंने इनसे फायदा उठाया। तो ये थोड़ा सा फर्क है जिसकी क्लैरिटी जरूरी है, इसको एक दूसरे के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ पे लेकिन ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ है, मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत। आगे बढ़ते वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शेख रशीद पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान और PDM की जानिब से जो तहरीक चलाई जा रही है उस पर शेख रशीद और ब्रॉडशीट केस जो हाल ही में बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में है उस पर भी शेख रशीद ने अपनी फाइंडिंग दी है। वॉच दिस। फॉरेन फंडिंग केस जो है वो अहमियत इख्तियार कर जाएगा और पानामा 2 बनेगा। मैं मरियम साहबा से कहना चाहता हूं कि वो इसको पढ़ लें या पढ़वा लें किसी के थ्रू, क्योंकि बहुत सारी उनकी जायदादें मजीद निकलने जा रही हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी वजीर दाखिला ने इमरान खान साहब की हिदायत पर इतना बड़ा रिस्क लिया कि रेड जोन को हमने फ्री किया जी। इसके सामने सुप्रीम कोर्ट भी थी, हालांकि बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भी टाइम पर ख़त्म किया। अपोजिशन ने भी तावन किया और हमारी तरफ से भी उन्हें पूरा तावन दिया गया। अगर अपोजिशन इसी तरह का तावन लॉन्ग मार्च में करेगी तो हमारी तरफ से इसी किस्म का तावन होगा। मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज़्यादा खसारे में रहने वाले सियासी शख्सियत होंगी, लेकिन एक खबर उनको ज़रूर देना चाहता हूँ कि ये सारे इनके मामलात जो हैं अल्टीमेटली फजलुर रहमान साहब आपके खाते में पड़ने जा रहे हैं, आप नुकसान में रहेंगे। पहली बात तो ये कि फॉरेन फंडिंग केस पानामा केस बन जाएगा। अब शेख रशीद के मुंह से बात निकली है, अब मुझे नहीं पता ये कितनी सच्ची होती है। अगर ये पानामा केस बन गया तो पनामा तो हुकूमत को ले डूबा था। पनामा ने अपोजिशन का कुछ नहीं बिगाड़ा था, पनामा हुकूमत को ले डूबा था। तो अब पता नहीं शेख रशीद ने बात जानबूझ के कही है या उनके मुंह से निकल गई है, उनको समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या कहा। तो दूसरी बात कि जिनकी अपनी अंग्रेजी का हाल ये है कि वो आइलैंड को आयरलैंड और सैनिटरी फ्यूजेस को सेंट्रल फ्यूजेस कहते हैं, वो किस मुंह से मरियम नवाज पर तंज कर रहे हैं कि वो ब्रॉडशीट का माहिदा किसी से पढ़वा लें, जो रोजाना अंग्रेजी की टांग तोड़ते हैं, दूसरों पर तंज कर रहे हैं। तो सोचना ये चाहिए कि अगर किसी ने उनसे ऑन कैमरा अंग्रेजी अखबार पढ़वा लिया या अंग्रेजी में इंटरव्यू ले लिया तो फिर वही हाल होगा जो मीरा का होता है। तो शेख साहब भी सादा आदमी है, दूसरी तरफ वो मौलाना फजलुर रहमान पर अपना वो कहते हैं काम कर रहे हैं, जैसे उन्होंने शहबाज शरीफ पर एक अरसे से काम शुरू कर रखा था। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में वो समझते हैं कि वो जो कहेंगे उस पर मौलाना यकीन कर लेंगे, चूंकि शेख साहब कह रहे हैं कि जी मौलाना तुम कल्ले रह जाओगे। तो इस वक्त अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें, बल्कि कई जमातें मौलाना की वजह से थोड़ी बहुत इज्जत बहाल करने में कामयाब हुई हैं। मौलाना फजलुर रहमान ना होते तो सारी जमातें, पॉलिटिकल जमातें जो पार्लियामेंट में बैठी थी वो दीवार से लगी हुई थी। तो अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जितने लोग मौलाना बाहर निकाल सकते हैं, ना पीपल पार्टी निकाल सकती है, ना मुस्लिम लीग नून निकाल सकती है, ये रियलिटी है। अगर कोई निकाल सकता है तो मौलाना निकाल सकते हैं, उन्होंने उसका अमली मुजाहरा किया है। आज भी कराची में देखे इसराइल की जो रैली निकल रही है इसराइल के खिलाफ, उसमें JUI के लोग हैं और भरा पड़ा है। तो असली स्टेट पावर तो सिर्फ मौलाना के हाथ में है और उसी से हुकूमत घबराई हुई है। अब शेख साहब तो भोले बादशाह है, उन्होंने बड़े अरसे से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लड़ाई कराने की कोशिश की और कई साल से कहते रहे कि दोनों मशरक मगरब है, इख्तलाफ है। फिर उन्होंने कहा नून में से शीन निकल आएगी, नून में से शीन तो निकली नहीं बल्कि P निकली, D निकली और M निकली। और PTI के बड़े अहम रहनुमा हैं उस्मान डार, वो भी बता रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से गुफ्तगू हो रही, चूंकि ये केस बहुत ही इस वक्त लाइमलाइट में है। तो देखते हैं कि उस्मान डार का मौकफ क्या है। और मेरा भी, आप मुझे खुद बताएं, $5 मिलियन इजराइल से यहां फंडिंग हो रही है थ्रू बैंकिंग अकाउंट्स। ये कह रहे हैं थ्रू बैंकिंग चैनल पैसा आ रहा है। क्या इस मुल्क की एजेंसियां सोई हुई थी कि इमरान खान को इजराइल फंडिंग कर रहा है? इनके इंटीरियर मिनिस्टर सोए हुए थे। कह रहे हैं जी हुंडी के जरिए कह रहे हैं, हुंडी था या जो भी था। हमने तो देखे, अगर इनके पास जो भी ये चीजें क्लेम करते हैं जी, चाहे इंटरनेट से आई हैं, कहीं से भी आई हैं, कुछ थी ना, अगर इनके हाथ लग गई हैं या अकबर एस बाबर के पास थी तो क्या इस मुल्क की एजेंसियों के पास नहीं होंगी उस वक्त जो ये हुकूमत में थे? इनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री सोई हुई थी अगर हम ऐसे काम कर रहे थे। ऐसे ही एक बात कर रहे, बैनिश नाब की कल बात की इनकी लीडर ने की, मरियम सफदर ने, $200 एक, $750 एक, 2 ट्रांजैक्शन हैं 2012 की फंड रेजिंग की, जो आसिफ चौधरी हमारे वहां एजेंट है, इनसे पूछे उन्होंने कितनी रकम भेजी है, अभी पता चल जाता है इनका। जो कल अरबों रुपए कह रहे थे, आप चलाएं क्लिप, कौन को सुनाए। कितने डॉलर दिए इसराइली ने?
$200 की एक ट्रांजैक्शन और $750 की एक। $950 कह रहे हैं टोटल इसराइली के। $950 वो उसके भी नहीं है, उसकी कंपनी के थ्रू है। भेजे असद चौधरी ने क्लिप आ चुका है, मेमो आ चुका है, सोशल मीडिया टीम, सोशल मीडिया टीम जितनी एक्टिव हैं, ऐसी बात होती तो ये अभी सोशल मीडिया टीम जिनकी ट्विटर पे फेसबुक पे लगा लगा के हमें टैग कर रही होती। हो रहा ना भाई साहब, हो रहा मैं कह रहा हूं ना आपको, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अपनी पार्टी का मैं एक जिम्मेदार शख्स बैठा हूं यहां तो ये कि मैं डिनाई करे, मैं झूठ बोल रहा हूं। $200 $750 की बात कर रहा हूं टोटल। आप कह रहे हैं फॉरेन अकाउंट $950। जिस शख्स के ऊपर इन्होंने उठाया है, बैरी शनैप की जो मैं बात कर रहा हूं, कल बात की है मरियम सौदा साहब ने, काउंटर जिस मुल्क में जराइम से इसलिए पर्दापोशी कर ली जाती है कि उन्हीं जराइम से उसको ब्लैकमेल किया जाएगा जो जुर्म कर रहा है। यानी जिस मुल्क में नाजेबा वीडियो इस मकसद के तहत बनाई जाए कि किसी को ब्लैकमेल किया जाए, मुखालफिन को लटकाया जा सके। चेयरमैन नैब की मिसाल सबके सामने है। चेयरमैन नैब के बारे में उनकी एक मुबैना वीडियो आई थी, जिसके बाद फिर सबने देखा क्या हुआ। नवाज शरीफ केस में मरहूम जज अरशद मलिक, उनकी वीडियो, ये सारी जिंदा मिसालें हैं कि जुर्म हुआ लेकिन सजा किसी को मिली, सजा किसी को नहीं मिली। तो पीटीआई का मामला भी इसी तरह है कि कोई अगर गैर मुल्की फंडिंग लेता रहा है और उसे किसी ने नहीं पकड़ा, तो हो सकता है उसका मकसद भी यही हो कि बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। अब पता नहीं ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन बड़े बड़े लोग अपने राज फाश होने की वजह से ब्लैकमेल होते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ तो एक्सप्लॉइट करना, ब्लैकमेल करना एक बड़ी आम सी बात हो गई है, क्योंकि सुनवाई है कोई नहीं। आप किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दे दें, किसी की को वीडियो बना लें, तो आगे कोई फोरम ऐसा है नहीं कि जो आपकी इज्जत को रिस्टोर कर सके। इसलिए यह सवाल करना कि गैर मुल्की फंडिंग हो रही थी तो उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा गया, यह सवाल तो बड़ा अहम है, लेकिन इसका जवाब सबको मालूम है कि क्यों नहीं पकड़ा गया। हुकूमत की नाक के नीचे बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं। क्या हुकूमत को पूरी तरह इसका इल्म होता है? इसकी मिसाल पिछले दिनों बहुत से लोगों को शुमाली इलाका जात की सैर कराई गई, तो वज़ीर आज़म ने इस पर बरबला कहा था कि मुझे तो पता नहीं कौन लेके गया और कहाँ लेके गया। तो फॉरेन फंडिंग का मामला भी कुछ ऐसा ही है। नवाज शरीफ को भी बहुत सी चीजों का इल्म नहीं होता था, उन्हें भी लाइल्म रखा जाता था या बताने की जरूरत नहीं समझी जाती। तो ये काम आज के वज़ीर आज़म के साथ भी हो रहा होगा, बल्कि हो रहा है। तो रुपए की कदर गिरने और डॉलर के बढ़ने का इल्म भी उन्हें मीडिया के जरिए होता, तो पीछे क्या रह गया? तो मुकम्मल इल्म सिर्फ उन्हें होता है जिनके हाथ में मुकम्मल कंट्रोल होता है। यहां पे लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मामला तो मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय, मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। जो आज की असल और बड़ी खबर है वो है अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ओहदा संभाल लिया। तो ट्रंप साहब रुखसत हो गए हैं, वो अमेरिकी सदर जिसने ट्विटर पर हुकूमत की और ट्विटर पर ही अपने सारे प्लान और ट्विटर पर ही सब कुछ करके चलता बरा। तो जो बाइडन ने आते ही जो काम किया है वो मुसलमानों पर सफरी पाबंदी का खात्मा कर दिया। 15,000 हुक्मनामे जारी किए हैं, जिससे फर्क वाज़ेह होता है। वो कहते हैं ना, शक्ल से ही पता चल जाता है या फर्क साफ जाहिर है। तो ट्रंप और बाइडेन का फर्क तो सबसे पहले लोगों को मालूम ही था कि यकीनी तौर पर बाइडेन एक सीरियस संजीदा आदमी है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक गैर संजीदा अमरीकी सदर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सी पॉलिसी ऐसी बनाई थी जो कि मुतनादा थी। पनाह गजीन मुखालफ पॉलिसी समेत दीगर मुतनादा पॉलिसियां, इस बड़ा ही शोर होता रहा। तो जो बाइडेन ने जिन सदारती हुक्मनामों पर दस्तखत किए उनमें मुसलमानों पर सफरी पाबंदियों का खात्मा, पेरिस माहौलियाती माहिदा में शमूलियत, कोरोना बहरान से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम के हुक्मनामे सर फहरिस्त है। इसके अलावा अमरीका ने आलमी इदारा सेहत में वापस जाने का ऐलान किया है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर इलादगी इख्तियार कर ली थी कि यह इदारा कोरोना वायरस के दौरान चीन से कुछ पूछ नहीं रहा, सख्त बात पुरुष नहीं कर रहा। तो ये हाल था ट्रंप का कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया को गाइड कर रही थी कोरोना पे, उससे बाइडेन साहब ट्रंप साहब ने हाथ उठा लिए थे। तो अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि वो हुक्मनामे और हदायत जारी करने के लिए वक्त ज़ाया नहीं कर सकते, तो हम कोरोना को कंट्रोल करेंगे, मईशत की बहाली के लिए काम करेंगे, माहौलियाती तब्दीली का मुकाबला करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने सदारती हुक्मनामे में वफाकी अमलाक पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है। इसके अलावा बहुत से काम किया है।
और जो बाइडेन ने जो एक अच्छा काम किया है वो ये किया कि उन्होंने आते ही कहा कि वो जीतने वालों को भी सदर है और हारने वालों को भी सदर है। और अमेरिका में जो उन्होंने देखा कि किस तरह वायलेंस फैला ट्रंप के जमाने में, किस तरह लोग जो है वो इंतहा पसंद एक्सट्रीम लेवल पे चले गए। हमारे यहाँ भी बहुत ऐसे लोग हैं जो एक्सट्रीम लेवल पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ट्रंप ने उनकी होप्स को इतना हाई कर दिया था और नीचे ग्राउंड लेवल में कुछ नहीं था। वो कहते हैं ना पूछल पे खड़ा, तो पूछल में खड़ा किया हुआ था। अब वो पूछल जब हिली है, नीचे से गिरी है, तो लोग पागल हो गए। तो अमेरिका में देखा व्हाइट हाउस पे भी जो माने नुमाइंदगान है उस पर भी अटैक हो गया, जो अमेरिका की तारीख में कभी नहीं हुआ था। हमारे यहाँ भी उसकी बड़ी जिंदा मिसालें हैं। तो चले, जो दुनिया के 2-3 मुतनाज़ा हुक्मरान थे उनमें से एक ट्रंप थे जिनके अहद का खात्मा हुआ है, और वो उनकी यानी आप कीना परवरी का ये आलम है कि वो जो सदर की खलफ बरदारी की तकरीब थी उसमें शरीक भी नहीं हुए। तो ये से नजर आता था। वो कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में नजर आते, तो बहुत से लोगों की शक्ल से पता चल जाता है कि वो कैसे हुक्मरान होंगे। तो ट्रंप साहब जो है वो कहना चाहिए कि गुड बाय ट्रंप, ये साल की मेरा ख्याल है सबसे अच्छी खबर है। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम खिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।